की, फेलियर ऑफ मेंडल की। तो बेटा मेंडल के फेलियर सबसे पहला ये था कि पहला फेलियर ये था कि उन्होंने अप्लाई किया था मैथमेटिकल अप्रोच को, उन्होंने ठीक है मैथमेटिकल अप्रोच को यूज किया था बायोलॉजिकल फील्ड में। जो उस टाइम के बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मैथमेटिकल अप्रोच या स्टैटिक्स को बायो के साथ जोड़ा गया था। दूसरा बेटा इनका कारण था कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ये अपनी बात को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, अपनी बात को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। उसके अलावा बेटा तीसरा कारण था इनके फेलियर का कि ये अपने जो फैक्टर मतलब ये जीन के लिए फैक्टर टर्म यूज़ करते थे, तो एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर के लिए कोई फिज़िकल प्रूफ ये प्रोवाइड नहीं कर पाए, ये फिज़िकल प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर पाए और ये फेल हो गए। तो इनके फेल होने के बाद में इनके काम को बेटा रीडिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो 3 साइंटिस्ट को जाता है। अगर मैं बात करूं रीडिस्कवरी की, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, तो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क में बेटा 3 साइंटिस्ट के नाम हैं जो आपको जानने होंगे। इन्होंने 1900 में, तीनों ने मिलके 1900 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा कार्ल कॉरेंस। दूसरे थे जिनका नाम था बेटा आपका ह्यूगो डी वराइज। उसके अलावा एक थे बेटा जिनका नाम था कार्ल कॉरेन, ह्यूगो डी वराइज, और एक थे वॉन टेशरमैक, ठीक है, टेशरमैक। ये तीनों लोग थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया था मेंडल वर्क को बेटा, मेंडल वर्क को। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, कि उस क्रोमोसोमल थ्योरी को किसने दिया था। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बेटा 1902 में दी गई थी। मैं टॉपिक का नाम लिख दे रहा हूँ, नया है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था 2 साइंटिस्ट ने 1902 में बेटा। एक का नाम था वॉल्टर सटन और दूसरे थे थियोडोर बोवेरी। इन दोनों ने बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था, 1902 में दिया था। अब इन्होंने क्या बताया था, तो इनका जो मेन पोस्टुलेट था, इनका कहना ये था कि जो बिहेवियर है बेटा, जो बिहेवियर है जीन्स का, वो पैरेलल होता है बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स के, वो पैरेलल होता है बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम के। बिहेवियर ऑफ जीन इज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। तो इन्होंने बेसिकली क्या बताना चाहे इस पॉइंट से, इन्होंने बताया कि किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा कि अगर यहाँ पे डिप्लॉयड है, जैसे मैं एग्जांपल करूँ, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ मैं, तो ह्यूमंस बेसिकली डिप्लॉयड है, मतलब हमारे पास जो 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, मतलब हमारे पास टोटल क्रोमोसोम तो 23 है, लेकिन हर क्रोमोसोम का एक पेयर है, तो मतलब एक पेयर में 2 हो जाएंगे, तो टोटल हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं बेटा वो 46 होते हैं, जिसमें से जो 23 पेयर हैं उनके एक क्रोमोसोम होगा, उनका एक पेयर प्रेजेंट होगा। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है उसका एक पेयर है, क्रोमोसोम नंबर 2 है उसका एक पेयर है, क्रोमोसोम नंबर 3 है उसका एक पेयर है, एंड सो ऑन, ठीक है। हर क्रोमोसोम पेयर्ड है।
तो आप ध्यान से समझिएगा, अगर सपोज करो ये क्रोमोसोम नंबर 1 ले रहा हूँ मैं, इसे क्रोमोसोम नंबर 1 ले रहा हूँ मैं। तो अब ये क्रोमोसोम नंबर 1 ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या है कि जो जीन इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, तो देखिए क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये उसकी कॉपी है, मतलब ये इसका होमोलोग है। तो आपस में ये दोनों क्या कहलाएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो एक बात बताइए, जो चीज़ इसके पास होगी और ये इसका होमोलोग है, मतलब इसकी जस्ट कॉपी है, तो वही चीज़ इसके पास भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो अगर कोई क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, अगर कोई क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, तो उनके ऊपर लगने वाली जो जीन है वो भी तो बेटा पेयर में प्रेजेंट होंगी। मेरी बात समझिएगा। तो इन्होंने क्या बताया कि जो जीन है या क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, सटन ने क्या किया था, सटन ने दो थ्योरीज को मिलाया और इस थ्योरी को क्रोमोसोमल थ्योरी को बनाया। तो सटन ने क्या किया बेटा, जो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स थे और मेंडेलियन प्रिंसिपल के अलावा जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन होता है, उन दोनों बातों को मिला के प्रपोज किया था किसको? क्रोमोसोमल थ्योरी को बेटा। किसको? क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रपोज किया था इन्होंने। तो क्रोमोसोमल थ्योरी के अंदर क्या था? बहुत आसान सी बात है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मेन 4 चीज़ें हैं जो आपको क्रोमोसोमल थ्योरी में समझनी है, जो इन्होंने दी थी। तो क्रोमोसोमल थ्योरी 4 चीज़ें कहती है, मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी स्टेट्स दैट कि पहला पॉइंट यहाँ पे बोलेंगे कि क्रोमोसोम एंड जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर इन डिप्लॉयड कंडीशन या डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो अगर डिप्लॉयड कंडीशन होती है तो जीन और क्रोमोसोम दोनों ही डिप्लॉयड कंडीशन में पेयर में प्रेजेंट होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि डिप्लॉयड है, कहने का मतलब है कि हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी हैं। इफ़ ईच क्रोमोसोम हैव 2 कॉपीज़ तो उसे हम लोग डिप्लॉयड कहते हैं। अगर हर क्रोमोसोम, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसकी हमारे पास 3 कॉपी हो जाए तो बेटा हम ट्रिप्लॉयड कहलाएंगे। लेकिन हमारे पास में हर क्रोमोसोम की, जैसे 1 की 2 कॉपी, 2 की, सो ऑन, हर क्रोमोसोम की, टिल मेल के अंदर तो 22 पेयर ऑटोजोम है, वो सेम होते हैं। 22 पेयर ऑटोजोम है, मतलब क्रोमोसोम नंबर 22 भी है ना, तो उसकी भी 2 कॉपीज़ हैं। और ऐसे क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो ऐसे क्रोमोसोम में जो भी चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होगी वो इसके ऊपर भी होगी। तो इनके ऊपर बेसिकली क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जिसे हम जीन कहते हैं। तो जीन अगर पेयर में है तो क्रोमोसोम भी पेयर में होंगे, या क्रोमोसोम पेयर में है तो उनके ऊपर लगी हुई जीन भी बेटा पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे से, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेग्रीगेट का मतलब है अलग हो जाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, बेटा, तो आप देख पाएंगे कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ हैं। सब जितने भी क्रोमोसोम है हर की 2 कॉपी है। तो इन दोनों क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम ही जाएगा गैमेट बनाने के लिए। तो बेसिकली अगर 46 क्रोमोसोम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं तो वो 23 क्रोमोसोम को ही भेजता है गैमेट के अंदर। मतलब है जब भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म गैमेट बनाएगा तो हैप्लॉयड गैमेट्स बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो दूसरी बात इन्होंने यही बताई कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कब?
मियोसिस के दौरान, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, और दोनों में से एक क्रोमोसोम जाता है और गैमेट की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, ये तो बात बताई थी दूसरी। फिर यहाँ पे सपोज करिए ये एक मेल बना दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक फीमेल बना दे रहा हूँ। तो मेल यहाँ पे हैप्लॉइड नहीं डिप्लॉइड ले ले रहा हूँ मैं। ठीक है, मेल को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिप्लॉइड ले ले रहा हूँ। तो मेल यहाँ पे डिप्लॉइड है, फीमेल भी डिप्लॉइड है। मेल के पास भी 46 क्रोमोसोम है और फीमेल के पास भी 46 क्रोमोसोम है ना। इन दोनों ने ही मियोसिस किया या मियोटिक डिवीजन को परफॉर्म किया, और मियोसिस करने के बाद में यहाँ पे मेल ने भी हैप्लॉइड स्पर्म बनाया और फीमेल ने भी हैप्लॉइड ओवम बनाया, जिनके पास में टोटल 23 क्रोमोसोम थे। कैसे हुआ कि जो इनके अंदर डिप्लॉइड कंडीशन के अंदर क्रोमोसोम थे वो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे सेग्रीगेट होके एक क्रोमोसोम नीचे जाके गैमेट बना दिया। अब क्या होगा, गैमेट बनने के बाद में ये गैमेट आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे। तो जो प्लॉइडी पहले रिड्यूस हो गई थी, पहले हाफ हो गई थी, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गया था, वो प्लॉइडी फिर से रीस्टोर हो जाती है, या क्रोमोसोम नंबर जो पहले डबल हुआ करते थे और गैमेट बनते टाइम पे हाफ हो गए, दे गेट रीस्टोर्ड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो यही बात इन्होंने तीसरी बताई थी। यहाँ पे क्या बताया था इन्होंने बताया था बेटा कि फर्टिलाइजेशन restores the क्रोमोसोम नंबर को फर्टिलाइजेशन क्या करेगा, रिस्टोर कर देगा। एंड लास्ट बात इन्होंने बताई थी क्या, इन्होंने बताया कि बेटा अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, वो क्रोमोसोम का जो असॉर्टमेंट है, ठीक है, और उनका जो सेग्रीगेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इनका असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये 4 थ्योरी इन्होंने दी थी या 4 पोस्टुलेट दिए थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। अब क्या किया गया था, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं दिया। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देने के लिए या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इस क्रोमोसोमल थ्योरी का देने के लिए क्रेडिट दिया जाता है थॉमस हंट मॉर्गन को, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब बात करने वाले हैं कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे दिया गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी। ठीक है, ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी, कि क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया। तो बेटा यहाँ पे एक नाम पढ़ेंगे हम लोग जिन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं, और वो थे थॉमस हंट मॉर्गन। तो अब हम लोग नाम की बात कर लेते हैं थॉमस हंट मॉर्गन की, या T.H. मॉर्गन उन्हें कहते हैं। तो T.H. मॉर्गन या थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, और इसको वेरीफाई करने के लिए इन्होंने बेटा एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल चूज़ किया था। ठीक है, और वो जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल इन्होंने चूज़ किया था उसको हम लोग बेटा फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। ये फ्रूट फ्लाई बेसिकली क्या होती हैं, जो राइपनिंग फ्रूट होते हैं उन राइपनिंग फ्रूट के ऊपर जो ईस्ट सेल होती हैं, राइपनिंग फ्रूट के ऊपर जो ईस्ट सेल डेवलप हो जाती हैं, उन ईस्ट के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो राइपनिंग फ्रूट के आसपास छोटे छोटे भुनके जैसे, मक्खी जैसे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ये हाउस फ्लाई नहीं है, ये फ्रूट फ्लाई है। और ये राइपनिंग फ्रूट पे क्यों दिखाई देती है, क्योंकि ये अट्रैक्ट होती है ईस्ट सेल्स पे जो डेवलपिंग या उन राइपनिंग फ्रूट के ऊपर जम जाती है या डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो इस फ्रूट फ्लाई को हम लोग साइंटिफिकली कहते हैं बेटा ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। इसको हम लोग कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ठीक है, अब बात ये कर लेते हैं कि इन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज़ किया, उसके रीज़न क्या थे। तो अगला जो बात मैं बताने वाला हूँ T.H. मॉर्गन से रिलेटेड, वो ये है कि उनके रीज़न्स क्या थे। ठीक है, रीज़न्स क्या थे
कि उन्होंने चूज़ किया ड्रोसोफिला को एज एक्सपेरिमेंटल मॉडल। तो इसमें बहुत सारे रीजन थे बेटा। देखिए सबसे बेसिक जो रीजन था वो ये था कि जो ड्रोसोफिला है उसका लाइफ स्पेन बहुत छोटा था, उसका बहुत छोटा वेरी शॉर्ट लाइफ स्पेन था बेटा। मतलब ये अपनी पूरा लाइफ 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लेता है। तो 2 वीक के अंदर आपको ये बर्थ भी हो जाएंगे, ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी भी कर लेंगे, ये मेटिंग भी कर लेंगे, ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर लेंगे और उसके बाद इनकी डेथ भी हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये थी, शॉर्ट लाइफ स्पेन होना, 2 हफ्ते का था। दूसरा बेटा, ये जो है ये साल के किसी भी सीजन में मेट कर सकते थे। मतलब दे कैन मेट थ्रू आउट द ईयर और दे मेट वेरी क्विकली, और मेटिंग में लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते थे ये। तो दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि इनके अंदर जो मेटिंग होती थी या जो ब्रीडिंग होती थी वो ब्रीडिंग बहुत जल्दी हो सकती थी, दे ब्रीड वेरी क्विकली। और दूसरी चीज़ यहाँ पे थी क्या कि दे कैन ब्रीड और मेट थ्रू आउट ईयर। इनकी हम लोग मेटिंग करवा सकते थे या ब्रीडिंग करवा सकते थे पूरे साल, कभी भी, थ्रू आउट ईयर। ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे थी बेटा इनको चूज़ करने की कि इनको ग्रो करने के लिए हमें कोई स्पेशल मीडियम की ज़रूरत नहीं थी। ये लैब के अंदर सिंपल सिंथेटिक मीडियम में इजीली ग्रो कर सकते थे। तो यहाँ पे अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो दे कैन बी easily grown in simple synthetic medium in laboratory। ठीक है। उसके अलावा बेटा, उसके अलावा ये एक बार मीटिंग में बहुत सारी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते थे। मतलब सिंगल मीटिंग के अंदर एक बार मीटिंग करने के बाद में ये प्रोड्यूस कर सकते थे लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रोजेनी होंगी उतना ज़्यादा ही हम अच्छे से उनके कैरेक्टर्स को या उसके मैं कहूँ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है। उसके अलावा और क्या रीज़न था? तो इसके अलावा रीज़न ये था कि बेटा इनके जो मेल और फीमेल्स थे उन्हें हम लोग इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते थे, डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, देख सकते थे। तो यहाँ पे 5वां रीज़न इनका हो गया कि जो मेल एंड फीमेल हैं वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इजीली डिस्टिंग्विशेबल मेल एंड फीमेल। उसके अलावा बेटा 6 नंबर का इनका जो कैरेक्टर था वो ये था कि जो प्रोजेनी आएंगी उनके अंदर अगर हमें हेरिडेटरी वेरिएशंस को पढ़ना है, प्रोजेनी के अंदर तो हम उसे आराम से ईज़िली स्टडी कर सकते थे, विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। हम लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से उसे ईज़िली स्टडी कर सकते थे बेटा। ठीक है। ये तो बात रही किसकी कि इन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज़ किया।